अस्सलाम वालेकुम जी। संडे टेस्ट जो केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन है आज के संडे टेस्ट का, तो क्वेश्चन नंबर 69 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि लॉ मास एक्शन इज़ एप्लीकेबल फॉर, तो लॉ मास एक्शन एप्लीकेबल होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ते हो। लॉ मास एक्शन फिजिकल प्रोसेस लाइक आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर 8 में आप पढ़ते हो। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस वाटर साल्ट्स। और लॉ मास एक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है जो रेट लॉ आप पढ़ते हो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 69 जो है इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 70 में है, इन केस ऑफ हेबर प्रोसेस फॉर एमोनिया विच फैक्टर इज अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर प्रिंसिपल। तो हेबर प्रोसेस में क्वेश्चन नंबर 70 में दिस इज एक्सोथर्मिक, और अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो फिर तो यानी कि हीट इज इवॉल्व, तो फिर तो ली शेटलियर के मुताबिक इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन आप इस सिस्टम का टेम्परेचर कम नहीं कर सकते, क्योंकि आप टेम्परेचर को कम करोगे तो नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल, फिर नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा, तो खामखा आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो उस टेम्परेचर को नाइट्रोजन को रिएक्शन के काबिल बनाने के लिए जो टेम्परेचर है वो हम कैटलिस्ट के मदद से काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर मज़ीद कम करना चाहते हैं तो फिर इसके साथ प्रोमोटर इस्तेमाल किया जाता है, लाइक क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह वगैरह। फिर भी इन सारे कंडीशन के बाद भी फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर फिर भी हमें मिलता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, अदरवाइज नाइट्रोजन विल नॉट रिएक्ट। इसका मतलब है कि जो 450 डिग्री सेंटीग्रेड वाला फिनोमेना है इट इज़ अगेंस्ट ली शेटलियर प्रिंसिपल। ये टेम्परेचर वाला फैक्टर अगेंस्ट ली शेटलियर है। अलबत्ता प्रेशर जो इसका 300 to 500 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम रखते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर एंड टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस। और ली शेटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक आप प्रेशर बढ़ाओगे या सिस्टम का कंटेनर का वॉल्यूम कम करोगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो द सिस्टम विल मूव फ्रॉम हाई अमाउंट टू लेस अमाउंट, तो द सिस्टम विल गो फॉरवर्ड एंड मैक्सिमम अमोनिया विल बी फेवर्ड। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, इसमें तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ रहा है 70 में। 71 में in detection of basic radical of group 2A radical during salt analysis we first add HCl, dilute HCl and then pass H2S. So what is the importance of putting dilute HCl before passing H2S gas या before putting H2S water? इसका फ़ायदा ये है कि salt analysis एक qualitative analysis है, और qualitative analysis में रिमेंबर के प्रिसिपिटेटिंग आयन इसका कंसंट्रेशन जितना कम रहेगा उतना इम्प्योरिटीज़ को इसके साथ इंटरेक्ट करने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि प्रिसिपिटेटिंग आयन का कंसंट्रेशन कम से कम रहे। तो ग्रुप 2 का प्रिसिपिटेटिंग एजेंट जो है वो ये ग्रुप रिएजेंट H2S है, H2S गैस या H2S वाटर, और इसका जो प्रिसिपिटेटिंग एजेंट है वो सल्फाइड आयन है। तो सल्फाइड आयन के कंसंट्रेशन को हम कम से कम रखना चाहते हैं। तो अगर पहले से हम इसमें HCl डाइल्यूट डाल चुके होंगे तो H आयन आएगा, क्लोराइड आयन, और उसके बाद अगर H2S गैस पास करेंगे तो यहाँ H आयन आएगा और सल्फाइड आयन, और इनका कंसंट्रेशन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल सो दैट impurities may not get chance to interact with the precipitating ion and multiple precipitation does not occur, ताकि हमें प्योर प्रेसिपिटेशन हो। जो टारगेट है ग्रुप 2 का कोई रेडिकल अगर हो सिर्फ वही प्रेसिपिटेट बनाए, इम्प्योरिटी को चांस ना मिले, तो प्रेसिपिटेटिंग आयन की कंसंट्रेशन को सप्रेस करना होगा, कम करना होगा, और उसके लिए यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है। तो इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये वीकर इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्गर, तो वीकर इलेक्ट्रोलाइट का सिस्टम रिवर्स में आएगा और इस तरह सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन सप्रेस होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, तो the effect used in this phenomena that is common ion effect, यानी option number C is your option. Option number C is 71 में आपका common ion effect, the option number C is the right option. फिर 72 क्वेश्चन में आप देखो
तो क्वेश्चन नंबर 72 में आपको मिल रहा है इफ वी हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एट a constant temperature with Ksp equal to 32 into 10 power minus 12 cubic molar, तो द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज डैश। तो इसमें आप इसको सॉल्व करोगे, बेरियम क्लोराइड दिया है, अगर इसको आप आयनाइज करो और इसमें स्टैकोमेट्रिक इक्वेशन बनाओ तो यहाँ जो लिखा होता है ये इसका चार्ज होता है और यहाँ जो लिखा होता है ये इसका चार्ज होता है। तो बेरियम आयन 1 मोल बनेगा और इसका चार्ज ये रहेगा, क्लोराइड आयन का चार्ज ये रहेगा और मोल ये रहेंगे। ये इसका स्टैकोमेट्रिक आयनाइजेशन हुआ या स्टैकोमेट्रिक इक्वेशन फॉर द आयनाइजेशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड। अब इन्होंने कहा है कि अगर Ksp की वैल्यू, अगर Ksp की वैल्यू हो 32 into 10 power minus 12 cubic molar, then what will be the concentration of the chloride ion at equilibrium, यानी salt का जो saturated solution है उसको आप equilibrium कहते हैं। तो saturated solution of this salt, उसमें आपसे मांग रहे हैं क्लोराइड आयन का concentration। तो इसके लिए आप जो है सपोज करो, अगर मैं सपोज करूं कि बेरियम क्लोराइड जो है इसकी सॉल्युबिलिटी X हो, लेट्स सपोज बेरियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो X है, तो सॉल्युबिलिटी इज X मोलर। अब अगर आप देखो तो बेरियम क्लोराइड और बेरियम 1:1 में इंटरेक्ट करते हैं या बनते हैं, तो ये फिर X मोलर होगा और बेरियम क्लोराइड और क्लोराइड आयन 1:2 में है, तो फिर ये कितना होगा 2X मोलर। सिंपली आपको X की वैल्यू मालूम करनी है, वही X की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो Ksp का इक्वेशन तो आपको पता है कि इक्वेशन फॉर Ksp इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ साल्ट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेज़्ड टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट, पावर 1 और पावर 2। तो ये तो मुझे पता है 32 into 10 power minus 12 है, ठीक है, और ये जो है x मैंने लिया और ये 2x लिया पावर 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 4x पावर 3 हो जाएगा, यानी 4x पावर 2 इन मल्टीप्लाई x, 4x पावर 3 32 into 10 power minus 12 या x पावर 3 विल बी इक्वल टू 4 वहां जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और इंटू 10 पावर माइनस 12 आ जाएगा। अगर आप क्यूब को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, थर्ड रूट लेंगे, तो x क्यूब पावर या थर्ड रूट इट विल बी 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 थर्ड रूट, तो ये x आ जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3 इंटू 1/3, थर्ड रूट का यही मतलब है 10 पावर माइनस 12 इंटू 1/3। तो फाइनली x की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो इक्विलिब्रियम पर इसका कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोलर होगा और इसका डबल होगा, यानी 4 इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो x के साथ, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस व्हाट टू से 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोलर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 में, क्वेश्चन नंबर 73 में आपको देते हैं इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड साल्ट इन अ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन इज 2 into 10 पावर माइनस 4 मोलर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Ksp। तो आप देखो आपको दिया है स्ट्रोंशियम क्लोराइड, अगर ये आयनाइज होगा तो स्ट्रोंशियम आयन पावर 2 और क्लोराइड आयन पावर 1, तो ये 1 मोल होगा और ये 2 मोल, यानी साल्ट का 1 मोल आयनाइज होगा तो ये 1 मोल बनेगा और ये 2 मोल बनेगा। अब Ksp की वैल्यू मांग रहे हैं, अलबत्ते इसकी सॉल्युबिलिटी दी है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोलर, तो ये फिर हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोलर, क्योंकि 1:1 है और ये 1:2 है, तो इट विल बिकम 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोलर। अब Ksp का इक्वेशन आपको मैंने बता दिया कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज़्ड टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट, तो ये आपको पता चल गया 2
इंटू 10 पावर माइनस 4 है और ये 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 होल पावर 2, तो इट विल बिकम 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 और इट विल बिकम 16 इंटू 10 पावर माइनस 8, तो फाइनल आंसर विल बी 32 इंटू 10 पावर माइनस 12 और यूनिट होगा मोलरिटी पावर 1 मोलरिटी पावर 2 मल्टीप्लाइड है तो मोलरिटी पावर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 73 में आपका ये ऑप्शन बनता है, द ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 74 क्वेश्चन 74 में आप देखो कि Kp इज लेस देन Kn, तो यू नो डेल्टा n ये इंपॉर्टेंट है ऐसे रिलेशनशिप में, इट इज इक्वल टू सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इससे आप डेल्टा n लेकर आओगे। अगर डेल्टा n आपका 0 होगा तो Kp विल बी इक्वल टू Kc, Kp विल बी इक्वल टू Kx एंड Kp विल बी इक्वल टू Kn। लेकिन अगर आपका डेल्टा n नेगेटिव हो तो Kp विल बी लेस देन Kc, Kp will be less than Kx and Kp will be less than Kn, और अगर आपका डेल्टा n पॉजिटिव हो तो Kp is more than Kc, Kp is more than Kx and Kp is more than Kn, तो यहां पर डेल्टा n उन्होंने Kp लेस लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन आपने ढूंढना है कि डेल्टा n आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 74 आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही राइट आंसर है, ये एमोनिया वाला, क्योंकि N2 plus 3H2 गिविंग मी 2NH3, तो डेल्टा n विल बी सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, द आंसर इज माइनस नेगेटिव, और नेगेटिव डेल्टा n मतलब Kp विल बी लेस, तो क्वेश्चन नंबर 74 में करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 74 में योर राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, तो 75 क्वेश्चन में है कि अगर 2 मोलर नाइट्रोजन वाज रिएक्टेड विद 4 मोलर हाइड्रोजन एज दिस वन, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमने पाया कि 1.2 मोलर कौन है नाइट्रोजन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कहने का मतलब है कि आपके पास N2 plus 3H2 गिविंग मी 2NH3, कहा है कि अगर स्टार्ट में बिल्कुल बिगिनिंग में ये अगर 2 मोलर हो और ये 4 मोलर हो तो ये तो 0 मोलर होगा, बिगिनिंग है स्टार्ट है 2 मोलर 4 मोलर। फिर कहते हैं कि जब एंड ऑफ रिएक्शन आएगा यानी इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम पर हमने देखा कि 1.2 मोलर नाइट्रोजन मौजूद था। कितना? 1.2 मोलर नाइट्रोजन मौजूद था। बस यहां से पूरा आपने आइडिया डेवलप करना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि स्टार्ट में ये 2 मोलर था और आखिर में कितना रह गया 1.2। इसका मतलब है कि यहां से कितना अमाउंट प्रोडक्ट में चला गया 0.8 मोलर। अगर 1.2 रह गया तो 0.8 मोलर प्रोडक्ट में चला गया। अब आगे आप देखो, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल इस्तेमाल हो तो हाइड्रोजन के 3 मोल इस्तेमाल होंगे, 1:3 में है। तो अगर नाइट्रोजन का 0.8 होगा तो इट विल बी 0.8 मल्टीप्लाई 3, 0.8 मल्टीप्लाई 3 से क्या आएगा 2.4 आएगा। कितना आएगा? तो ये 2.4 मोल इस्तेमाल होगा। और अगर इससे 2.4 आप माइनस करो तो 1.6 मोलर इक्विलिब्रियम पर रह जाएगा। आगे आप देखो, ये नाइट्रोजन और एमोनिया 1:2 में है। अगर ये 1 मोल इस्तेमाल होगा तो ये 2 मोल बनेगा, और अगर ये 0.8 इस्तेमाल होगा तो ये 1.6 मोलर बनेगा। 1:2 है तो 0.8 मल्टीप्लाई 2 इतना। तो अब आपका कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पर कौन कौन सी चीजों का कंसंट्रेशन बराबर है। तो इक्विलिब्रियम पर एमोनिया और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन आपका 74 में करेक्ट आ रहा है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। 75 में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Equilibrium concentration of hydrogen is equal to equilibrium concentration of NH3, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, फिर बात करते हैं 76 क्वेश्चन का।
तो 76 क्वेश्चन में है, आपको इक्वेशन दिया है, कहते हैं करेक्ट यूनिट ऑफ Kc, तो CaCO3 converts into CaO and CO2. This is gas, this is solid, this is solid. आपको पता है क्योंकि solid and liquid material do not become part of the homogeneous mixture, तो इसलिए आप उसको solution वाला concept उस पर apply नहीं करोगे, उनका अलग concentration लेंगे। तो solid material या liquid material का concentration हम 1 लेते हैं, 1 मोलर। इसी इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन से सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को ओमिट करते हैं, तो इस इक्वेशन की Kc का एक्सप्रेशन बनेगा, इसका तो ओमिट हो जाएगा, तो इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पावर 1, तो यूनिट होगा मोलरिटी या मोल पर डीएम क्यूब, या आप कह सकते हो मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर, जो भी आप इसमें से यूनिट उठाओ यही इसका यूनिट होगा। तो मोल पर डीएम क्यूब ऑप्शन नंबर डी 76 में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77, तो क्वेश्चन 77 में क्या क्वेश्चन है? इसमें है कि वैल्यू ऑफ Kc इज परमानेंटली चेंज विद, वो तो आपको पता है कि the only factor which can change the value of Kc, Kp, Kx, Kn, or what to say the solubility Ksp या Ka, Kb, ये जितनी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है इनकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर ही से चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 77 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसका करेक्ट ऑप्शन है टेम्परेचर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर सी द राइट वन। 78, क्वेश्चन नंबर 78 में आओ, तो क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दिस वन Kc की वैल्यू दी है, द कंसंट्रेशन ऑफ N2 was found as 3, that of hydrogen is 2 and that of ammonia is 3, तो what is the direction of reaction? आपको एक इक्वेशन दिया है N2 plus 3H2 giving me 2 in H3 और Kc की वैल्यू दी है, Kc की वैल्यू जो गिवन है 78 में that is 0.562, ये Kc की वैल्यू है। और फिर कहा है कि पता नहीं कौन सा भी कंडीशन हो, बट नाइट्रोजन का आपको कंसंट्रेशन दिया है 3 मोलर और हाइड्रोजन का 2 मोलर और एमोनिया का आपको कंसंट्रेशन दिया है 3 मोलर। ठीक है, कहते कि किसी भी लम्हे हाइड्रोजन 2 मोलर है, नाइट्रोजन 3 मोलर और एमोनिया भी 3 मोलर है, तब बताओ कि इस वक्त इस कंसंट्रेशन पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहे हैं, रिवर्स में, और या इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में तो फिर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, तो आप फाइंडिंग QC, आप रिएक्शन कोशेंट फाइंड करो। जब आपको पता नहीं हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो आप फिर QC फाइंड करो, रिएक्शन कोशेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ N2 पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3। तो एमोनिया का कंसंट्रेशन दिया है तो 3 × 3 हो जाएगा, यानी 9, डायरेक्ट आप इसको 9 लिखो, और ये दिया है 3 और ये दिया है 2, 2 × 2 × 2 इज 8, तो इट विल बी 9 डिवाइडेड बाय 24, आंसर मेरे ख्याल में 0.3 समथिंग आता है। तो इफ QC इज इक्वल टू KC, तो फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है एंड नो डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम में तो डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि if द QC इज मोर देन KC, तो फिर नो इक्विलिब्रियम, और जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो एक डायरेक्शन तेज होगा, तो कौन सा डायरेक्शन तेज होगा? अगर QC ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम से ज्यादा है और रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम से कम है, तो सिस्टम रिवर्स में रहेगा, आपका सिस्टम किधर जाएगा? प्रोडक्ट को कम होना। और इफ QC इज लेस देन KC, तो फिर ये इक्विलिब्रियम से कम है और ये इक्विलिब्रियम से ज्यादा, इसको कम होना पड़ेगा और इसको ज्यादा, तो सिस्टम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, नो इक्विलिब्रियम एंड फॉरवर्ड। तो अब अपने क्वेश्चन में इनमें से ढूंढ लो,
आपके QC की वैल्यू 0.3 है और वो 0.5 है, तो ये वाला आपका ऑप्शन है कि द सिस्टम इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 78, द सिस्टम इज फॉरवर्ड, द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 में ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 में देखो, तो क्वेश्चन नंबर 79 में है फॉर द रिएक्शन ये PCl5 give me PCl3 and Cl2 in a closed container. If we increase the volume of the vessel, then according to Le Chatelier principle, the system will shift in that direction. तो यहाँ आप देखो PCl5 giving me PCl3 plus Cl2. You know, dynamic equilibrium is always in a closed container. अब अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाना चाहते हो ना, तो कंटेनर के वॉल्यूम को कम करोगे, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स है, और अगर वॉल्यूम आप कंटेनर बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। एंड यू नो यहाँ पर अमाउंट है 1 मोल और यहाँ पर अमाउंट है कितने मोल, 2 मोल। तो इस लिहाज से आप देखोगे कि यहाँ पर इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या विसल का मतलब है कि डिक्रीज ऑफ प्रेशर है, डिक्रीज ऑफ प्रेशर हो रहा है, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो फिर आपका सिस्टम फॉरवर्ड में जाएगा। आप प्रेशर को बढ़ाओगे ना तो सिस्टम लार्जर से स्मॉलर तक आएगा, और प्रेशर को कम करोगे तो स्मॉलर से लार्जर तक जाएगा, तो आपका सिस्टम फॉरवर्ड में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में उन्होंने कहा है इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का मतलब है प्रेशर को कम करना, प्रेशर को कम करोगे तो सिस्टम स्मॉलर से लार्जर में जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 79 में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ मूव करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कंसेप्ट है? क्वेश्चन नंबर 80 में है ओके सेल फार्मूला फॉर, तो याद रखो कि सेल फार्मूला में लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है एनोड हाफ सेल, बीच में लिखना है साल्ट ब्रिज, और राइट साइड पे आपने लिखना है कैथोड हाफ सेल। इतना तो आपने बुक में देखा होगा। तो एनोड हाफ सेल में लेफ्ट मोस्ट साइड पे पहले एनोड लिखना है और फिर एनोडिक आयंस, फिर एनोडिक आयंस और इनका कंसंट्रेशन नोट करना है, और साल्ट ब्रिज को 2 पैरेलल लाइन से जाहिर करते हैं, फिर कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक आयंस और फिर आप कैथोडिक आयंस का नाम लिखो और आखिर में फिर आप कैथोड लिखो। कन्वेंशनली गैल्वानिक सेल का एनोड लेफ्ट मोस्ट साइड पे होता है और कैथोड राइट मोस्ट साइड पे होता है। तो अब इन्होंने लिखा है कि अगर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट हो, हाइड्रोजन का तो हमें पता है 0 है, तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, वो जिंक से बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इस वक्त स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज कैथोड एंड जिंक विल एक्ट एज एनोड। तो आपका सेल फार्मूला होगा जिंक/जिंक आयन, एनोड एनोडिक आयन 1 मोलर, कंसंट्रेशन मेंशन ना हो तो 1 मोलर लो, और फिर 1 मोलर कैथोडिक आयंस हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 में आपका करेक्ट ऑप्शन है द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 81 में आप जाएं तो 81 में कहते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्स एज एनोड व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड एक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कपल्ड इलेक्ट्रोड इज। तो रिमेंबर कि गैल्वानिक सेल में एनोड का और कैथोड का स्ट्रेट अवे इनकी पहचान के लिए शर्त है कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा
और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, अलबत्ता रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो फिर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा और कैथोड का, यानी गैल्वानिक सेल में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड होगा। तो यहां पर जो है इन्होंने लिखा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज डैश इफ ऑक्सीडेशन potential of couple electrode is, so sorry, standard hydrogen electrode will act as anode if oxidation potential of couple electrode is there। तो हाइड्रोजन का तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0। तो कपल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर कम हो और इसका हाइड्रोजन का ज्यादा हो तो फिर आप देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो एनोड होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो एनोड होगा। तो हाइड्रोजन का तो मुझे पता है ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 है। अब अगर कपल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो तो फिर हाइड्रोजन विल एक्ट एज एनोड, तो नेगेटिव आंसर इसमें आता है। द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 82 क्वेश्चन में कहते हैं कि इन नेल्सन सेल या इसको डायफ्राम सेल भी कहते हैं, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट डैश इलेक्ट्रोड। तो नेल्सन सेल में, नेल्सन सेल या डायफ्राम सेल आल्सो कॉल्ड डायफ्राम सेल, क्योंकि इसमें एस्बेस्टास डायफ्राम इस्तेमाल होता है। एस्बेस्टास इज कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। और फिर नेल्सन सेल इज यूज फॉर, it is used for formation of a synthesis of caustic soda। caustic soda is NaOH। caustic का मतलब है corrosive to skin, any chemical which corrodes skin, which damages skin tissue is called caustic chemical। तो इसमें बेसिकली एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है? एनोड पर होता है 2 मोल क्लोराइड आयंस इलेक्ट्रॉनों की को लूज करके क्लोरीन गैस बनाते हैं। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर बेसिकली 2 चीजें इंतजार में बैठे इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हासिल करने के लिए। एक तो बैठा है सोडियम आयन, वो चाहता है कि मुझे ये 2 इलेक्ट्रॉन मिले और मैं रिड्यूस हूं सोडियम मेटल में। और दूसरा हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर, वाटर का हाइड्रोजन आयन भी इन इलेक्ट्रॉनों को कैच करने की कोशिश कर रहा है कि ताकि मैं रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाऊं और 2 मोल OH आयन रिलीज हो। तो बेसिकली हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा है। इसका मतलब है ये रिएक्शन नहीं होगा और ये रिएक्शन होगा, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो आंसर इज कैथोड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह ऑप्शन है। 83 क्वेश्चन में क्या है? 83 क्वेश्चन में है कि इफ रस्ट ऑफ आयरन इज एनालाइज द केमिकल फाउंड विल बी डैश। तो आपको पता है ना कि ट्रांजिशन मेटल का रस्ट, ट्रांजिशन मेटल जितनी भी है तो देयर हाइड्रोक्साइड, देयर हाइड्रोक्साइड इज देयर रस्ट। ट्रांजिशन मेटल का जो रस्ट है वो बेसिकली जंग, वो बेसिकली उसका हाइड्रोक्साइड होता है। लेकिन जब ये ट्रांजिशन रस्टिंग होता है ना, तो अब आयरन की बात है तो आयरन 2 का नहीं, आयरन 3 का। आयरन 3 इज मोर स्टेबल देन आयरन 2। आयरन पहले आयरन 2 में ऑक्सीडाइज होता है, बट आयरन 3 मोर स्टेबल है तो ये इमीडिएटली आयरन 2 से आयरन 3 में कन्वर्ट होता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, दिस इज केमिकल फार्मूला फॉर रस्ट ऑफ आयरन, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अब जिंक का रस्ट जिंक हाइड्रोक्साइड होगा, ZnOH2। तो रिमेंबर कि यहां पर चूंकि मॉइस्चर होता है और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो ये ऑलवेज इंटरेक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है और ये कार्बोनिक एसिड फर्दर आयनाइज होता है और इससे H आयन बनता है, बाइकार्बोनेट आयन बनता है और ये बाइकार्बोनेट फर्दर आयनाइज होकर कार्बोनेट आयन बनाता है। तो आपको बाइकार्बोनेट भी मिलता है और कार्बोनेट भी मिलता है। तो आयरन के रस में ये तो खामखा मिलेगा, ये तो उसका फार्मूला है, लेकिन उसके साथ साथ कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन भी आपको मिलते रहते हैं ईयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से। तो फिर यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 83 में राइट ऑप्शन होगा कि ऑप्शन ए।
83 में राइट ऑप्शन है द ऑप्शन नंबर ए। 84 में आप आओ तो 84 में है करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन के इनिशियल एंड सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन ट्रिक ये है कि ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, तो आंसर इज नो रिएक्शन। बेसिकली आपने सुना होगा आयोनिक कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट इन सॉलिड स्टेट, दे कैन रिएक्ट इन फ्यूज्ड यानी मोल्टन फॉर्म और दे कैन रिएक्ट इन एक्वस फॉर्म। सॉलिड स्टेट में ही रिएक्ट नहीं करते, तो ऑप्शन है नो रिएक्शन यानी नन ऑफ दिस। ठीक है, और क्वेश्चन 84 में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 84 में ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 में आओ तो 85 क्वेश्चन में क्या है? 85 क्वेश्चन में है कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन HF मॉलिक्यूल। तो VBT के मुताबिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ filled atomic orbitals of bonding atoms and divided by 2। ये शॉर्टकट फार्मूला है VBT के मुताबिक। आप कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाइंड करोगे? तो दोनों बॉन्डेड एटम का हाफ फिल ऑर्बिटल की तादाद को प्लस करो और 2p डिवाइड करो। तो यहाँ पर HF है, तो HF में एक H है और एक F है, तो H का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1:1 है, ये हाफ फिल्ड है, और इसका 1:2, 2:2, 2p 5, तो ये कंप्लीट है, और यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5, तो इसमें एक हाफ फिल्ड है और इसमें एक हाफ फिल्ड है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 85 में करेक्ट ऑप्शन इज ए। 85 में करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये ला आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ आओ तो क्वेश्चन नंबर 86 में वी विल टॉक अबाउट के क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है कि करेक्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन मिथाइल फ्री रेडिकल इज। तो रिमेंबर के स्टीरिक नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप कहते हो स्टीरिक नंबर, इट इज इक्वल टू ऑफ कार्बन, यहां कार्बन है, इट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम अटैच्ड, तो CH3 है, हाइड्रोजन यूनिवेलेंट है, एक बॉन्ड बनाने वाला, और फिर माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बिकम 7 - 6/2 इज इक्वल टू 3। तो करेक्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। क्वेश्चन नंबर 86 में करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। 86 में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 87 क्वेश्चन की तरफ आओ तो क्वेश्चन नंबर 87 में we will talk about the true about SO bond order of SO2 molecule। तो SO2 मॉलिक्यूल में बेसिकली रेजोनेंस है, एक रेजोनेंस या कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे हैं ये, और इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। तो इन दोनों का वेटेड एवरेज जिसको आप कहते हो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये 50% यहां आएगा और 50% यहां आएगा, मतलब एक ही पाई बॉन्ड है और कभी इधर होता है और कभी उधर होता है, तो एक पाई बॉन्ड है और दो एरिया में डिलोकलाइज्ड है, तो 0.5 यहां आएगा, 0.5 यहां, तो इसका ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 1.5 और ये बॉन्ड ऑर्डर भी 1.5 ही हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 1.5, ये ऑप्शन नंबर डी है आपका। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में बात करते हैं। तो क्वेश्चन 88 में कहते हैं कि मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग इज, तो आप आमतौर पे आप कहते हो कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बॉन्ड ऑर्डर। एफ बॉन्ड ऑर्डर is of different at molecule या ion, different molecules या ions is same, अगर bond order same हो then stability is inversely proportional to number of electrons in anti-bonding molecular orbitals। ये ट्रिक्स आपको माइंड में रखने हैं
तो इसमें अगर आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो इनके लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर अब इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1 to 8 इज इक्वल टू 1 to 8, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट फार्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू bond order 1 to 8. The bond order will be equal to electrons in bonding minus electrons in antibonding and divided by 2. Or if number of electrons is 9 to 14, 9 to 13, 9 to 13, तो उस सूरत में फिर bond order is equal to, बॉन्ड ऑर्डर का फिर फार्मूला आपका क्या होगा? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 4/2. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि सपोज टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन में फिर आप 8 लिखोगे. 4 को 2 दफा माइनस करना है. एक तो टोटल से 4 माइनस करके रिमेनिंग लिखो और उसके बाद फिर 4 माइनस करो. और आखिरी बात कि इफ number of electrons is 14 to 20 तक आपके कोर्स में आता रहता है, तो उस सूरत में द बॉन्ड ऑर्डर बराबर है 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2. तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का यह मतलब है सपोज टोटल इलेक्ट्रॉन है 16, तो 10 को 16 से माइनस करो तो 6, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन में फिर आप 6 लगाओगे. ये आपने ट्रिक फॉलो करना है. तो इससे आप क्विकली बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हो चारों ऑप्शंस का. तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है इनटू पावर माइनस 2, इनटू पावर माइनस 2. तो इसमें आप देखो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 16 है, क्योंकि इनटू में 14 और पावर माइनस 2 16, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 10 माइनस 6/2, तो इट विल बी 2, बॉन्ड ऑर्डर 2. ऑप्शन बी में इन्होंने क्या दिया है? O2 पावर माइनस 2, तो 18 इलेक्ट्रॉन, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, पावर माइनस 2 का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी, तो बॉन्ड, ये तीसरा फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बी 1. तो ऑफ कोर्स इसकी स्टेबिलिटी बेहतर हुई. और ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि O2 पावर माइनस 1, O2 पावर माइनस 1 में आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.5. फिलहाल तो ये सबसे बेस्ट है. ऑप्शन नंबर डी में कौन है? लिथियम मॉलिक्यूल पावर माइनस 2, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर पावर माइनस 2 है तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए. तो पहला वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, द बॉन्ड ऑर्डर विल बी, तो अगर BA बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो 2 2 2 एंड 2, ये आपके पास बॉन्ड आएगा. तो 4 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर जिसका होगा उसी की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी. तो क्वेश्चन नंबर 88 में करेक्ट ऑप्शन है ए. क्वेश्चन नंबर 88 में करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहा है? द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नाउ अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 89 तक मूव करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 89 में है, 89 क्वेश्चन में है कि रेजोनेंस फिनोमेना इज शोन बाय डैश. तो आप जानते हो कि रेजोनेंस अकर्स इन मॉलिक्यूल्स, आयंस और फ्री radicals which have conjugation, तो conjugation का क्या मतलब है? conjugation का मतलब है alternation of, इसका मतलब है alternation of pi bond
अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड, अल्टरनेशन का मतलब है गैप ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड का गैप छोड़ना है आपने। तो अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड किसके साथ? पाई बॉन्ड का अल्टरनेशन देखना है विथ पाई बॉन्ड, पाई विथ पाई। लाइक एग्जांपल के तौर पे लेट मी टेक 1,3 ब्यूटाडाइइन, तो ये पाई और पाई कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस है। नंबर 2, अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लाइक दिस इज पाई बॉन्ड और या तो नहीं है पाई बॉन्ड और फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर सपोज नाइट्रोजन है, यहां कुछ पीएच वगैरह कनेक्ट करो, जो भी करो, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर है इसके साथ, तो ये आपके पास। और तीसरा है कंजुगेशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ लोन पेयर विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री रेडिकल, लाइक कार्बन पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पेयर डॉट, डॉट मीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कंजुगेटेड है, रेजोनेंस होगा। चौथा, कंजुगेशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज, विद नेगेटिव चार्ज, तो अगर आप देखो दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा। नंबर 5, विद पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से ये पाई बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड और यहां पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रिपल बॉन्ड वगैरह भी हो सकते हैं, बट आपकी लेवल का ये काफी है कि ये 5 केसेस आप माइंड में रखो। तो ऐसी चीजों में कंजुगेटेड सिस्टम होगा तो वह डिलोकलाइजेशन होगा और वहीं पर रेजोनेंस मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 है और इसमें आप देखो तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 90 में है कि एंगुलर एंगुलर नॉन प्लेनर शेप इज फॉर, तो आप जानते हो कि इस टाइप के शेप को एंगुलर कहते हैं, इस टाइप की शेप को एंगुलर या बेंड कहते हैं। अब अगर इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो फिर एंगुलर प्लेनर होगा, क्या होगा? एंगुलर प्लेनर। और अगर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो फिर ये होगा एंगुलर नॉन प्लेनर, एंगुलर नॉन प्लेनर। तो sp3 का मतलब है स्टीरिक नंबर 4 और sp2 का मतलब है स्टीरिक नंबर 3। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो फिर तो ये ऐसे मिलेगा और यहां एक लोन पेयर होगा, यानी ab2 टाइप मॉलिक्यूल होगा विद 1 लोन पेयर, स्टीरिक नंबर 3 होना चाहिए। लेकिन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल होगा, ऐसे ट्राइटामिक होगा बट 2 लोन पेयर होंगे। स्टीरिक नंबर फिर इसका क्या होगा? स्टीरिक नंबर इसका 4 होगा, sp3 नॉन प्लेनर है ना, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें, क्योंकि एंगुलर नॉन प्लेनर इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 90 में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, 91 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 में है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5। तो PCl5 में स्टीरिक नंबर कितना है? नंबर ऑफ अटैच एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर तो नहीं है, तो इसका स्टीरिक नंबर कितना हुआ? स्टीरिक नंबर इसका हुआ 5 और स्टीरिक नंबर 5 में या तो sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 और 1 4 1 5, या dsp3 होगा। अब ये जो डी पहले आता है ये तो सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है, अब फास्फोरस तो ट्रांजिशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इस वजह से ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, और यानी आउटर डी आएगा, इनर डी तो सिर्फ n-1 डी तो सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है और फास्फोरस तो p ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें डी आखिर में ही आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका sp3d1 है, sp3d1। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये मैंने 92 डिस्कस किया, ये क्वेश्चन नंबर 92 है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में करेक्ट ऑप्शन आपका है sp3d1, ऑप्शन नंबर बी। 92 में ऑप्शन नंबर बी। अब 91 देखो, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है? 91 में है सेंट्रल एटम ऑफ फ्लोरोक्लोरीन इज, फ्लोरोक्लोरीन लाइक दिस वन ClF, इंटर हेलोजन आपने पढ़े होंगे। तो सेंट्रल एटम की पहचान 3 तरीकों से की जाती है।
central atom is maximum covalency. कोवेलेंसी मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो तो दोनों की बराबर है. अगर ये बराबर हो तो दूसरा मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6, 8 वो भी बराबर हैं. तो फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है और इसका Cl इज द सेंट्रल एटम. तो क्वेश्चन नंबर 91 में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो तो कर लिया 92, 93 की तरफ जाए. 93 क्वेश्चन नंबर 93 में है हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट फाउंड इन. तो आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ वो एटम करते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो और जिसके वैलेंस शेल में नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल हो. तो अब जो एटम आयनिक बॉन्ड बनाएगा वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा, लेकिन उसके वैलेंस शेल में डिफरेंट ऑर्बिटल होने चाहिए. लाइक H2 मॉलिक्यूल, इसमें H और H बॉन्ड बनाते हैं बट हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, लीनियर रोले पे होता है बट हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता क्योंकि उसमें नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है. तो एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा हो और उसके वैलेंस शेल में नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल हो वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा. तो पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में तो प्योरली आयनिक बॉन्ड है तो इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. दूसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम वाला तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का तो होगा ना, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में कोवेलेंट बॉन्ड बना है और दोनों के वैलेंस शेल में डिफरेंट ऑर्बिटल है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, इसमें किसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ए ऑप्शन. अच्छा 94 क्वेश्चन 94 में, क्वेश्चन नंबर 94 में है इन एमोनियम क्लोराइड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज. तो एमोनियम क्लोराइड में आप एमोनियम आयन में इंटरेस्ट लो, तो स्टीरिक नंबर इसका क्या आप लेंगे? तो स्टीरिक नंबर बराबर है ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम अटैच्ड, ये है, और माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड डिवाइडेड बाई 2. तो दिस इज 9 minus 1, 8/2, 8/2 is 4, sp3 hybridization. तो 94 में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर. 95 देखो, 95 क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 95 में है a diatomic molecule is always linear, correct bond angle is. तो diatomic molecule have no, diatomic molecules have no bond angle, have no bond angle. linear तो होते हैं, बस इसमें एक ही बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वट एवर द केस इज, बट इट विल ऑलवेज बी लीनियर और नो बॉन्ड एंगल. तो ऑप्शन नंबर डी द लास्ट, इसके अंदर कोई भी बॉन्ड एंगल नहीं होता. ऑप्शन नंबर डी 95 में ये करेक्ट ऑप्शन है. 96 की तरफ आओ. तो 96 क्वेश्चन में क्या है कि करेक्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल. तो रिमेंबर के कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्डेड है, 1:2, 2:2 एंड 2p2. तो ग्राउंड स्टेट में आप देखो ये सिचुएशन इसका होगा और बॉन्ड बनाने आया है ऑक्सीजन, तो 1:2, 2:2 ऑक्सीजन में 1:2 फिर 2:2 एंड 2p4. तो ये कंप्लीट और 2p4, तो 1 2 3 4. फिर कार्बन X एज अ सेंट्रल एटम और इस p हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है. कौन सा? इस p. तो एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, तो ये सॉरी एक लोन पेयर और एक हाइब्रिड में, एक लोन पेयर हाइब्रिड हो जाता है और एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाता है. ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और फिर सिग्मा बॉन्ड के फौरन बाद फिर कौन बनेगा? पाई बॉन्ड. और जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल तो कंप्लीट हो जाएगा 2 4 6 8, बट कार्बन का वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं हुआ 2 4 6. तो फिर एट द एंड होगा क्या? होगा ये कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 लोन पेयर है, 1 2, तो इनमें से ये वाला लोन पेयर इसकी तरफ डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इस तरह एक लोन पेयर इसमें रह गया और एक लोन पेयर
कार्बन में। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक डेटियो बॉन्ड है। करेक्ट ऑप्शन इज option number C is the right answer. 2 covalent bond and 1 dative bond. Option number C. Question number 97. 97 में है, क्वेश्चन 97 में इन्होंने क्या लिखा है कि ओके ऐसे HNO2 या HNO3 दोनों, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एसिड भी है। ऑल एसिड्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी फॉर HNO2। वैसे तो ये HNO3 होना चाहिए। HNO2 के बारे में आपको पता है हाईली अनस्टेबल है, तो HNO2 आप ले भी लो, विद इन नो टाइम ये खुद को एयर में ऑक्सीडाइज करके HNO3 में कन्वर्ट होता है। तो HNO3 गुड एसिड भी है, HNO2 तो फिर वीक एसिड है, बट एसिड तो है ना, और ये गुड नाइट्रेटिंग एजेंट भी है और ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एसिड भी है, बोथ A एंड B। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 98। क्वेश्चन नंबर 98। 98 में है when KMnO4 acts as an oxidant and ultimately forms this and this, then the number of electron transferred। तो अब देखो KMnO4 यानी MnO4 परमैंगनेट आयन, कहते हैं कि अगर ये कन्वर्ट हो जाए किस में, MnO4 पावर -2 यानी मैंगनेट आयन में, या अगर ये कन्वर्ट हो जाए किस में कन्वर्ट हो जाए, अगला है MnO2 में, और अगला में लिखा है कि अगर ये कन्वर्ट हो जाए Mn2O3 में, या अगर ये कन्वर्ट हो जाए Mn पावर +2 में। तो सिंपल इज दैट, यहां पर ये +7 है और यहां +6 में है, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इसने सॉरी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 हुआ, यहां पर ये +7 है, यहां पर ये +4 है, तो डिफरेंस कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, 7 से 4 में आ गया, यहां ये 7 में है और यहां ये 3 में है, ये 3, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, 1 3 4, ये +7 है, ये +2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ। तो 1 3 4 5 ये ऑप्शन है, 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 98 में। 99 में देखो, 99 क्वेश्चन में है कि फॉर द रिएक्शन, कुछ रिएक्शन आपको दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन दिया है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक दिया है इनटू जिंक मोनोऑक्साइड। तो यहां पर इन्होंने पोटेंशियल लिखा है कि इसका पोटेंशियल है -393 और इसका पोटेंशियल है -412। तो अगर आप देखो तो जिंक का ऑक्सीडेशन, ये पोटेंशियल नहीं है, सॉरी ये एंथैल्पी है, ये क्या है, शाबाश एंथैल्पी है। तो इसमें अगर आप देखो तो जिंक जो है उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है, हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीडेशन ज्यादा है, यानी जिंक में ऑक्सीडाइज होने की क्वालिटी ज्यादा है, जिंक इजीली अपने आप को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। जिंक का ऑक्सीडेशन आसान है और कार्बन का ऑक्सीडेशन कंपैरेटिवली से कम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन 99 में, कि कार्बन कैन ऑक्सीडाइज जिंक, यानी जिंक, इन दोनों का कंपैरिजन दिया है, दोनों का ऑक्सीडेशन किया है और एंथैल्पी दी है। तो आप देख रहे हो कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन है उसमें एंथैल्पी कम है और जिंक के ऑक्सीडेशन में एंथैल्पी ज्यादा, तो जिंक का कार्बन से बेहतर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 99 में। क्वेश्चन नंबर 99, ए ऑप्शन, इट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 100 में है एट एनोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड। फ्यूज मतलब मोल्टन, यानी डॉन सेल की बात कर रहे हैं। तो एनोड पर कौन बनता है, तो डॉन सेल में या नेल्सन सेल, दोनों में एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होता है और वो क्लोराइड आयन का होता है।
इट ऑक्सीडाइजेस टू क्लोरीन एटम। तो ये आपका ऑप्शन है 100 नंबर क्वेश्चन में Cl नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 100 में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याला और 101 में क्वेश्चन नंबर 101 में द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय यूजिंग, तो ये है कि एक तो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसमें इस्तेमाल होते हैं हाइड्रोजन इन HCl, और एक स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड है। ये तो आपको पता है कि इसमें दो सीरियस ड्रॉबैक्स है। इस फेल्ड तो आजकल स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, और ये बनाए जाते हैं मरकरी से और मर्क्यूरस क्लोराइड से, मरकरी और मर्क्यूरस क्लोराइड से बनाया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ऑप्शन। तो 101 में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 102 में 102 क्वेश्चन नंबर 102 में आपका आएगा एट कैथोड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम सल्फेट विल गिव। तो डेफिनेटली एक्वस है, तो मैंने पहले भी बताया कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, ये पहले एक्सप्लेन किया है इससे पहले एमसीक्यूज में। तो 102 में ऑप्शन नंबर बी आएगा। और 103 की तरफ आओ, तो क्वेश्चन 103 में है, क्वेश्चन नंबर 103 में है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन हैज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आयरन पेंटा कार्बोनिल में है, क्योंकि यू नो कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल, तो इसका पावर 0 है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0। बाकियों में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। और 10 103 में ऑप्शन नंबर सी। 104 में क्या है? क्वेश्चन 104 में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट रिड्यूस बाय 1 मोल बाय 1 मोल ऑफ एसिन आयंस इज। तो आप इसको बैलेंस करो, डाइक्रोमेट आयन है और एसिन है, तो आप इसको बैलेंस करोगे तो ये क्रोमियम 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एसिन पावर +4 स्टेनस विल कन्वर्ट इनटू स्टेनिक, ये चेंज आएगा। अब देखो तो यहां पर ये +6 से चला गया +3 में, तो 2 है, तो फिर इसका मतलब है कि दे हैव गॉट 6 इलेक्ट्रॉन, एक ने 3 गेन की तो 2 ने 6, और एसिन चला गया +2 से +4 में, तो इसका मतलब है कि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस्ट, इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड क्रोमियम हैज गेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको स्ट्रेट अवे आपने बैलेंस करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए इसको 3 करो, इसको आप 3 करो, बस आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 1:3 में ये आएगा। तो अगर आप देखो एसिन रेशो Cr2 7, तो एसिन के अगर 3 मोल हो, शाबाश, कितने मोल हो, तो फिर ये कितना चाहिए 1, लेकिन उन्होंने पूछा है कि एसिन के 1 मोल के लिए कितना चाहिए x, तो x विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 104 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर 105 में पूछ रहे हैं कि द हाफ सेल रिएक्शन विथ इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, एक लेट का है कि Pb+2 reduces to Pb, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.13 वोल्ट है, और फिर दूसरा दिया है कि Ag पावर +1 इलेक्ट्रॉन गेन टू सिल्वर मेटल, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है इट इज +9.8 वोल्ट, 9.8 वोल्ट इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल फेवरेबली अकर
तो इसका मतलब है कि इसका रिडक्शन तो होगा, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इसका रिडक्शन नहीं होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो बेसिकली lead, इसको रिवर्स करो, lead will convert into lead ions releasing 2 mole electron producing plus 0.13 volt, spontaneous होगा, और ये बेशक यही रिएक्शन होगा। तो it will gain 1 mole electron and will give you this one and the potential will be plus 9.8 volt। बस ऐसा कुछ रिएक्शन होगा। बहरहाल आप कहोगे कि lead plus silver ion will combine and बैलेंस करो ना फिर इसको, ठीक है, इसको 2 करो 2 करो तो बैलेंस हो जाएगा। एंड अगर इसको यू 2 करो तो फिर आपके पास क्या आएगा, लेड प्लस सिल्वर आयन विल कंबाइन एंड विल गिव यू लेड आयंस एंड विल गिव यू सिल्वर मेटल। ये आपका रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका रहे। इन्होंने सिल्वर थोड़ा पहले लिखा है, ठीक है। तो 105 में ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके, नाउ शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 106। Okay, question number 106 is about 106 में क्या है कि what is not true about hybridization? Hybrid orbital form relatively stronger bond than, ये तो ठीक है। Hybrid orbital form sigma bond, ये भी ठीक है। Orientation of hybrid orbital depends upon type of, ठीक है। Promotion of electron from lower subshell to higher subshell, ये वाला ऑप्शन गलत है। ये कंपल्सरी नहीं है कि खामखा एक्साइटेशन हो। एक्साइटेशन इज नॉट वेरी एसेंशियल फॉर दिस वन। लाइक कार्बन में आप देखो तो 1:2, 2:2, 2p2, तो इसमें तो बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान आप देख रहे हो कि प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है लोअर से हाई। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन देखो, ये मीथेन की बात करूं, ये वाटर की बात करूं, तो वाटर का ऑक्सीजन आप देखो तो 1:2, 2:2 एंड 2p4, तो ये ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। और जब ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना रहे तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन का प्रोमोशन नहीं हो रहा। तो एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रोमोशन फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिटल कभी होते और कभी नहीं, ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट, ये एसेंशियल नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है इसमें 106 में, ऑप्शन डी। 107 में है which of the following type of hybridization leads to 3-dimensional geometry of bond around carbon? तो sp hybridization में प्लेन नहीं होता, sp2 2-dimensional होते हैं और sp3 3-dimensional होते हैं। correct option is sp3, option number C is the right answer। question number 108, तो 108 में है the shape of H3O molecule। तो H3O मॉलिक्यूल में आप देखो तो इसमें ऑक्सीजन के पास, सुनो, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, एक पॉजिटिव है। तो स्टीरिक नंबर तो इसका मालूम करो ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन का, तो ग्रुप नंबर 6 और अटैच यूनिवेलेंट एटम अटैच 3 और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को माइनस करो, -1/2, तो इट इज 8/2 4। हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें sp3 है। इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसका जो अपीयरेंस है वो पिरामिडल जैसा होगा। वो आपको कैसे मिलेगा, ये एक लोन पेयर भी है ना, तो इट विल बी पिरामिडल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इट विल लुक लाइक अ पिरामिड, ये लोन पेयर की वजह से ये पिरामिडल दिखाई देगा, ठीक है। और फिर आप इसमें बात कर सकते हो अबाउट 109, द बॉन्ड एंगल ऑफ 109, द बॉन्ड एंगल अराउंड बेरिलियम इन BeCl2। तो बेरिलियम क्लोराइड में तो सिंबल है कि बेरिलियम इज sp हाइब्रिडाइज, एक्साइटेड स्टेट में sp हाइब्रिडाइज है, तो लीनियर है 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल इन बेरिलियम
chloride is 180 degree. Option number D. It is the right answer. 109 में option D. Okay, 110. 110 question में what is asked in 110? Which of the following species assumes planar structure? तो planar के लिए जरूरी है sp2 hybridization. तो इसमें ये ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, CH3 with a positive charge. तो ग्रुप नंबर प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट अटैच्ड और -1 डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज स्टीरिक नंबर 3 sp2, यही प्लेनर होगा. बाकियों में sp3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. 111 111 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 111 में है कि द hybrid state of nitrogen in nitrate is same as that of sulfur in dash. तो it is NO3 power -1. स्टीरिक नंबर निकालो, तो स्टीरिक नंबर होगा ग्रुप नंबर 5 प्लस यूनिवेलेंट तो कोई नहीं है, नेगेटिव चार्जेस को प्लस करो डिवाइडेड बाई 2, तो स्टीरिक नंबर 3 मतलब sp2 है. तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सल्फर? तो SO3 आपका सही ऑप्शन है कि ग्रुप नंबर इसका 6 है, यूनिवेलेंट एटम कोई नहीं है, चार्ज कोई नहीं है, डिवाइड बाई 2, तो इसका स्टीरिक नंबर भी क्या आ रहा है? sp2. तो सेम हाइब्रिडाइजेशन है सल्फर और नाइट्रोजन का. तो करेक्ट ऑप्शन इज sp3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 112. 112. Which of the following process always involve the decrease in oxidation state? तो it is reduction. reduction में oxidation state कम होता है और oxidation में oxidation state बढ़ता है. 113. The geometry of IF7. तो IF7 में आपको हाइब्रिडाइजेशन ट्रेस करना है, स्टीरिक नंबर निकालो, तो ग्रुप नंबर 7 और यूनिवेलेंट एटम अटैच्ड है, 7 चार्ज कोई नहीं है, तो स्टीरिक नंबर इसका 7 है, और स्टीरिक नंबर अगर इसका 7 हो तो या तो sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और या d3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब ये तो नहीं हो सकता आयोडीन में, क्योंकि पहली डी जो आता है ये n-1 डी होता है, ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट में होता है. तो दिस इज द राइट आंसर. बहरहाल इन दोनों का शेप है पेंटागोनल बाई पायरामिडल. क्या है? पेंटागोनल बाई पायरामिडल. और इस पेंटागोनल बाई पायरामिडल में 5 एंगल 72 डिग्री के होते हैं, 2 एंगल 90 डिग्री के होते हैं और 1 एंगल 180 डिग्री का होता है. तो 113 में सही ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी. इट इज द राइट आंसर. 114. 114 क्वेश्चन में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्पीशीज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इज सेम. तो इनमें अगर आप देखो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट इसमें आता है मीथेन, तो ये sp3 है. डायमंड भी कार्बन है, तो यहां मीथेन में कार्बन sp3 है, डायमंड में भी कार्बन sp3 ही है, और साइक्लोहेक्सेन में भी ईच कार्बन इज sp3. तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 115. 115 में है which shape is associated with the molecular structure that has the bond angle of 120 around the central atom. अगर bond angle 120 है तो बेशक फिर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आपको मिलती है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. 115 में ऑप्शन नंबर डी. और फिर 116 में a molecule AB2 exhibits a dipole moment 0, then the hybrid state of A. तो AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, और अगर AB3 टाइप मॉलिक्यूल है तो डाइपोल मोमेंट 0 का मतलब है कि नो लोन पेयर. लोन पेयर नहीं है तो फिर स्टीरिक नंबर कितना हुआ? स्टीरिक नंबर आपका 2 हुआ, और स्टीरिक नंबर 2 हुआ तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और कोप्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर इसका वो है. तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ऑप्शन नंबर ए. 116 में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 117. क्वेश्चन नंबर 117. Which of the following species has tetrahedral structure? तो xenon tetrafluoride,
SF4 और NO3 पावर -1 NH4। तो NH4 आपका ऑप्शन है कि स्टीरिक नंबर निकालो इसका, तो ग्रुप नंबर 5 यूनिवेलेंट एटम HH4 माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज 8/2 इज इक्वल टू 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एमोनियम आयन का होगा 117 में आपका ऑप्शन नंबर डी है। बाकियों का आप इस तरीके से निकालो तो ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा। 118 द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन मिथाइल कार्बोकेटाइन एंड मिथाइल कार्बिनाइन इज रिस्पेक्टिवली, यानी मिथाइल कार्बोकेटाइन मिथाइल कार्बिनाइन, तो इसमें हाइब्रिड स्टेट पर इसका क्या होगा, तो स्टीरिक नंबर मालूम करो 4 + 3 - 1/2, तो इट इज sp2, क्योंकि sp2 और इसका 4 + 3 + 1/2, तो ये क्या होगा sp3, sp2 sp3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, sp2 sp3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119 में लिखा है फॉर द पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन, आपको कुछ वैल्यूज दिए हैं कि विच टू कॉम्बिनेशन वुड गिव सेल विथ लार्जेस्ट सेल पोटेंशियल। तो अब देखो कि डी का पोटेंशियल दिया है बट रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी ऑक्सीडेशन दिया है वो माइनस में है। उल्टा करो इसको ऑप्शन 1 को कि आप इसको डी आयन लो और इसको इलेक्ट्रॉन्स दो तो डी मेटल बनेगा, और जब डी मेटल बनेगा तो आपको कितना पोटेंशियल मिलेगा 1.5 वोल्ट प्लस, माइनस को मैंने प्लस किया क्योंकि रिएक्शन को मैंने उल्टा किया, और एक 1.5 और भी है सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा वैल्यूज पे आप फोकस दो। तो रिएक्शन नंबर 3 है कि a पावर -3 व्हेन गेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन a पावर -2 बनेगा एंड द पोटेंशियल विल बी 1.5, और अगर इन दोनों को आप मिलाओगे तो आपका जो रिएक्शन होगा उसमें टोटल पोटेंशियल आपका कितना आएगा 3 वोल्ट। बाकी किसी भी कॉम्बिनेशन में इतना हाई वोल्टेज आपको नहीं मिलने वाला, तो 1 in 3 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन में क्या है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम मैक्स डैश हाइब्रिडाइजेशन, तो वो तो क्लियर है कि H2O में ऑक्सीजन तो 1:2, 2:2, 2p4। अब अगर आप देखो तो चलो ऐसे लिखो, आप देखो तो यहां पर इसका ग्रुप नंबर कितने हैं 6 है, यूनिवेलेंट एटम अटैच टू ए एंड डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बी 8/2 इज इक्वल टू 4, और इसका मतलब है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्वेश्चन 120 में करेक्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। 121 क्वेश्चन नंबर 121 में इन्होंने क्या कहा है, 121 क्वेश्चन में है which of the following molecule does not contain the covalent bond between similar atoms, तो ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोजीन है, यस, तो हाइड्रोजीन में तो डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन सिमिलर एटम लाइक दे, ये देखो। फिर ऑप्शन बी में दिया है F2O2, तो इसमें भी है O, ऐसे स्ट्रक्चर है, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम है। ऑप्शन नंबर डी में देखो डी, तो H2O2 है, यहां भी है। ऑप्शन नंबर सी में आप देखो तो ऑप्शन नंबर सी में है H2F2, तो H2F2 वाला मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, यहां पर ये बनता ही नहीं है, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 121 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन 122, क्वेश्चन नंबर 122 में है in which of the following compounds oxidation number of chlorine is +3, तो ऑप्शन ए में दिया है ICl, ऑप्शन बी में दिया है ClO3 पावर -1, ऑप्शन सी में दिया है ClF3, ऑप्शन डी में दिया है HClO4।
तो अब अगर आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो ये -1 + 1 है, ये आपको पता है -6 आ रहा है ना, -2 + 3 -6, तो इस पे +5 लगाओगे तो ये आएगा। तो यहाँ क्लोरीन +5 में है, यहाँ -1, ये दो ऑप्शन तो नहीं है। ये -1 × 3 है तो -3 होगा, तो ये +3 होगा। दिस इज योर आंसर। इसमें तो -8 होगा 2 × 4 +1, तो ये तो +7 है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसके साथ आपका केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन खत्म हुआ। बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट टेस्ट इंशाल्लाह। थैंक यू।